हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लासेस। आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो जैसा कि आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि वो है कैलकुलस। ठीक है, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो देखिए, कैलकुलस की बात करें तो यहां पर भाई सबसे पहले तो आप लोग को यहां पर इसके सिलेबस पर डिस्कस कर लेना चाहिए कि आपको जान लेना चाहिए कि इस कैलकुलस के अंतर्गत जो है आप लोगों को कौन से टॉपिक्स को कवर करना है या कौन सा स्टडी करना है। ठीक है, कैलकुलस वैसे बहुत बड़ा टॉपिक होता है, लेकिन आपको सारे टॉपिक्स को नहीं करने हैं, सिर्फ आपको कुछ गिने चुने चैप्टर को ही कवर करने हैं। ठीक है, देखिए अब इस कैलकुलस की बात करें तो जो कैलकुलस के अंतर्गत में जो सबसे पहला काम आपका टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, तो टॉपिक्स की बात करें तो भाई जो टॉपिक्स हैं वो आपके टॉपिक्स हैं। पहला जो टॉपिक है जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है। ठीक है, जिसको हम शॉर्टकट में एलसीडी भी बोलते हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी। ठीक है, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। जिसे शॉर्टकट में एलसीडी के नाम से जानते हैं। ठीक है, एलसीडी मतलब लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये आपका कैलकुलस के अंतर्गत में फर्स्ट टॉपिक आता है। ठीक है, सेकंड टॉपिक जो है बच्चों वो आपका है इनडिटरमिनेंट्स फॉर्म। इनडिटरमिनेंट्स फॉर्म ये आप लोग चाहो तो लिखते चले जा सकते हो साथ में। अगर जो बच्चे नोट्स तैयार कर रहे हैं साथ में तो वो पैरेलली इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज इसका पीडीएफ जो है बच्चों अपलोड हो जाता है, तो उस पीडीएफ को वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद है बच्चों पार्शियल डेरिवेटिव। थर्ड जो चैप्टर में है वो है पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव फोर्थ जो टॉपिक है इसके अंतर्गत में मीन वैल्यू थ्योरम है। मीन वैल्यू थ्योरम। इसके बाद है बच्चों फिफ्थ टॉपिक, वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसके साथ साथ वैसे एक और है मैक्सिमा मिनिमा, इसमें टॉपिक्स में नहीं दिया लेकिन हम लोग पढ़ेंगे उसको भी। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो यहीं पर लिख देते हैं मैक्सिमा कॉमा मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसके अलावा ये बेसिक जो आपके सिलेबस के टॉपिक के हैं। ठीक है, और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ये टॉपिक्स था। इसके अलावा बच्चों और भी हैं टॉपिक्स, लेकिन यहां से वैसे क्वेश्चन के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, जैसे छठवा जो है सिक्स टॉपिक है टेलर्स थ्योरम। ठीक है, टेलर्स थ्योरम। अब क्या हो रहा है कि ये जो छूटे हुए टॉपिक है यहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहले तो नहीं आते थे बट अब आने लग गया है। ठीक है, जैसे इसमें जो है फूरियर सीरीज है, फूरियर सीरीज, और इसके अलावा जो है फिर लास्ट है सीक्वेंसेस। ठीक है, तो देखा जाए तो जो आपका कैलकुलस के अंतर्गत में जो टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस के अकॉर्डिंग, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग में यही सारे टॉपिक्स को आपको कवर करना है। ठीक है, और कौन सा रहेगा भाई? लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इनडिटरमिनेंट्स फॉर्म, पार्शियल डेरिवेटिव भी इसी में दे दिया हुआ है, मीन वैल्यू थ्योरम है, और मैक्सिमा, मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इसके अलावा और क्या है? टेलर्स थ्योरम है, फूरियर सीरीज है, सीक्वेंसेस है। अभी तक जो प्रीवियस के रिकॉर्ड के हिसाब से अगर मैं बोलूं कि हमें जो है कौन से टॉपिक्स को नहीं करना है, अगर आप छोड़ना चाहते हो तो आप इन टॉपिक्स को
नेगलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि सीक्वेंसेस से आज तक का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। फूरियर सीरीज के लास्ट के 1-2 साल में पूछा है, वो भी बेसिक चीजें पूछे हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा है। इसमें अगर आपको पढ़ना है तो सिर्फ बेसिक डिटेल, ओनली बेसिक डिटेल, ठीक है। मतलब इसमें हमें जो है एडवांस लेवल पर नहीं जाना है, सिर्फ बेसिक को ही पढ़ना है, ठीक है। टेलर्स थ्योरम है, वो तो अपने आप में एक थ्योरम है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। एक थ्योरम को पढ़ लो और उसके बेस पे क्वेश्चन को कर लो तो काम हो जाएगा उससे, ठीक है। यहां पर बात करें तो जैसे मीन वैल्यू थ्योरम भी ज्यादा नहीं पूछा है, तो ये भी जो है बेसिक में ही आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इसका बेसिक नॉलेज लेना है बस। मैक्सिमा, मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यहां से भी जो है अभी तक के क्वेश्चन जो है नहीं पूछे, बहुत कम है, तो इसे भी आपको बेसिक लेवल पर कम से कम तैयारी रखनी है, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव से क्वेश्चन आते हैं तो ये आपको करना ही है अच्छे से। इनडिटर्मिनेट फॉर्म करना है अच्छे से, ठीक है। एलसीडी करनी है। एलसीडी में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? लिमिट है। ये ट्रिपल स्टार है, मतलब यहां से क्वेश्चन अक्सर हर बार पूछा जाता है। कंटिन्यूटी से लास्ट के 1-2 सालों में पूछे हैं। इसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी से क्वेश्चन बहुत कम न के बराबर है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसको मैं 2 स्टार दूंगा तो इसको मैं 1 स्टार दूंगा। यानी कि जो चांसेस है पूरा क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो लिमिट से क्वेश्चन भर भर के आया है, हर साल क्वेश्चन आया है लिमिट के। कंटिन्यूटी के क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन पूछे हैं और डिफरेंशिएबिलिटी के भी सेम क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन ही पूछे हैं, ठीक है। तो इस पर ज्यादा फोकस ना करते हुए लिमिट पर ज्यादा फोकस करनी है। और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म भी ये उसी का ही कॉन्सेप्ट है। बाकी आपका जो है टॉपिक पूरा कैलकुलस का सिलेबस जो है वो आपको यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है। तो ये सिलेबस जो है आपके सामने है और इन टॉपिक्स को आप नोट कर सकते हो और इन्हीं टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। बाकी सारी चीजें जो कैलकुलस के अंतर्गत में है उन्हें आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। कैलकुलस के 2 पार्ट होते हैं मेन, एक जो आपका ये कैलकुलस है और इसके अलावा एक और होता है जो कि वेक्टर कैलकुलस होता है। और उस वेक्टर कैलकुलस की बात करें तो वो एक अलग टॉपिक दिया हुआ है आपके सिलेबस में, ठीक है, लेकिन वो भी कैलकुलस का ही हिस्सा है। इसके लिए अगर आप चाहते हो कि भाई हमें कोई बुक कोई हो तो बुक को पढ़ सकते हो। रिकमेंडेड जो बुक है वो मैं भले बता सकता हूँ आप लोगों को, जो कि बेस्ट बुक मानी जाती है कैलकुलस की, ठीक है। बेस्ट बुक तो यही है, कैलकुलस के नाम से ही रहता है इसका, ठीक है, जो कि जॉर्ज बी थॉमस नाम से रहता है, ठीक है। जॉर्ज बी थॉमस, पूरा नाम लिख देता हूं आपको आसानी रहेगी खोजने में। जॉर्ज बी थॉमस, तो ये फॉरेन राइटर की बुक है, आप इसे जो है पढ़ सकते हो, अच्छी बुक है। इसके अलावा अगर कोई ऑप्शनल में कोई इंडियन ऑथर देखना चाहते हो तो इंडियन ऑथर की बुक अगर आपको पढ़नी है तो आप कृष्णा पब्लिकेशन की देख सकते हो, 2 इसमें है, ठीक है। कृष्णा पब्लिकेशन, इसके अलावा सॉम सीरीज, ठीक है। आउटलाइन सीरीज लिख देता हूं, ठीक है। चाहो तो ये बुक को रिफर कर सकते हो, इन बुक का पढ़ सकते हो, बट वैसे तो मैं जितना पढ़ाऊंगा आपको उसी से ही पढ़ लोगे, तो जरूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा कुछ बुक को पढ़ने की, ठीक है। क्योंकि सारे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ एडवांस लेवल के जो भी टॉपिक हैं उन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। आपको वैसे बुक को फॉलो भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन होता है कुछ बच्चों का जो है आईक्यू लेवल बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो बच्चे चाहते हैं कि हमें भाई एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो इन 2 बुक्स को फॉलो कर सकते हो। जॉर्ज बी थॉमस फॉरेन राइटर की है, कैलकुलस की कृष्णा पब्लिकेशन की बुक होती है। वैसे जो है आपको या तो ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा या तो, बट इनका रेट जो है 500 से 600 के आसपास का इसका प्राइस है, तो ये जरूरत नहीं पड़ेगी। आउटलाइन फिर आपका जो है मिल जाएगा, जॉर्ज बी थॉमस भी आपको मिल जाएगा जो है पीडीएफ ऑनलाइन, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। क्लियर है यहाँ तक की चीजें? कि टॉपिक के साथ साथ आपको अगर बुक भी पढ़नी है तो इस चीज को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज क्या टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स हम पढ़ेंगे लिमिट
कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर चल रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो बेसिक के साथ शुरुआत करते हैं भाई, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक्स। और इन टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए सबसे पहला जो टॉपिक जो सबसे मेन आता है इसके अंतर्गत में वो है फंक्शन से शुरुआत होती है, इस टॉपिक्स को पढ़ना है। तो शुरुआत वैसे तो हम बेसिक वाले वीडियो में बता चुके हैं, बट यहाँ पर एक बार थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा कि फंक्शन क्या होता है, क्योंकि विदाउट फंक्शन आप ये सारी चीजें कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि लिमिट हो गया, चाहे कंटिन्यूटी हो गया, चाहे डिफरेंशिएबिलिटी, एक फंक्शन पर डिपेंड होता है। ये सारा चीजें जो है किसी फंक्शन का ही कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो हमें जो है फंक्शन का आइडिया होना बहुत जरूरी है कि क्या होता है फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन की वैसे तो नॉर्मल डेफिनेशन क्या कहती है कि आपके पास अगर दो सेट हैं, फंक्शन की मेन डेफिनेशन बता रहा हूं कि अगर आपके पास दो सेट मिल जाए, ए और बी दो सेट हैं, तो जो एक रूल जो होता है वो एफ से डिनोट करते हैं। और ये रूल क्या कहता है कि अगर ए से बी में कोई रूल है, इसी को हम फंक्शन बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब ए के सारे एलिमेंट जो हैं एसोसिएट हो जाएं बी के एलिमेंट के साथ या अजाइन हो जाए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये जो रूल है इज कॉल्ड फंक्शन इफ every elements of set A has uniquely associate in set B। तो ये है डेफिनेशन फंक्शन की कि फंक्शन क्या कहता है भाई, कि अगर कोई रूल है एफ, वो ए से बी में दो सेट होंगे, ए से बी में जाने के लिए जो रूल है वो एफ है, वो उसको मैं फंक्शन बोलूंगा यदि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के सारे एलिमेंट जो है यूनिकली जो है एसोसिएट हो जाए किससे? सेट बी से, ठीक है। तो उसे हम क्या बोल देते हैं? फंक्शन बोलते हैं। और इसे डिनोट किससे करते हैं भाई? तो इट इज डिनोटेड बाई एफ ऑफ एक्स, इसे एफ एक्स से डिनोट करते हैं। जहां पर ए को हम क्या बोलते हैं, अगर पता चल गया कि ये फंक्शन है, तो वेयर ए को हम बोलेंगे डोमेन। ए को क्या बोलेंगे भाई? डोमेन ऑफ एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स का वो डोमेन होगा। बी सेट को क्या बोलेंगे? को डोमेन बोलेंगे, को डोमेन ऑफ एफ एक्स का वो को डोमेन होता है, ठीक है। और जो एफ एक्स जो होते हैं एलिमेंट्स होते हैं उनका कलेक्शन कर लोगे, जो इमेज है उनका कलेक्शन अगर करते तो वो रेंज सेट बनता है, ठीक है। आई बात यहां तक की चीजें समझ में कि ये आपका डोमेन है, ये आपका कोडोमेन है, और यहां से एक रूल है, कौन? एफ रूल है। यहाँ के जितने भी एलिमेंट हैं हर एलिमेंट का इमेज यहां मिलना चाहिए और यूनिक मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर जो है हम बात करेंगे, इसको डोमेन सेट कहा जाता है। दिस इज सेट इज कॉल्ड डोमेन सेट। इस सेट को हम क्या बोलते हैं? कोडोमेन। और कोडोमेन का ही कुछ हिस्से को हम क्या बोलते हैं? कुछ हिस्से को इसको हम रेंज सेट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। ये वो होता है कि इधर के जितने भी एलिमेंट है सारे इस घर के अंदर आ जाएं, तो जो जो आंसर आ रहा है ना उसी को हम क्या बोल देते हैं? रेंज बोल देते हैं। क्लियर है? क्या यहां तक की चीजें क्लियर है? जैसे इसके एग्जांपल देख सकते हो कि एफ फ्रॉम, अगर हम दिए नेचुरल नंबर से लेके सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, सच दैट रूल हमने दिया, सच दैट कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है भाई? एक्स प्लस 5 है,
ठीक है, तो क्या दिख रहा है भाई, इसके अंदर में 1 2 1 2 3 4 एंड सो ऑन बहुत सारे नंबर हैं, इधर भी बहुत सारे नंबर हैं। ठीक है, चलो इसको हम बोलते हैं, इसको बाई ग्राफिकली थोड़ा सा समझो। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बहुत सारे नंबर है, खत्म नहीं होगा। इसके भी अंदर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और भी बहुत सारे नंबर हैं। ऐसे इस तरह के बहुत सारे नंबर्स हैं। ठीक है, तो इस सेट रूल क्या दिया हूं भाई, रूल है हर एलिमेंट में 5 जोड़ना। रूल देखो क्या लिखा हूं, एफ एक्स बराबर क्या करना है, एक्स प्लस 5 करना है, यानी कि हर एलिमेंट में 5 आपको ऐड करना है। जब आप 5 ऐड करोगे तो 6 से स्टार्ट होगा, यानी कि 1 का इमेज 6 आएगा, 2 का इमेज 7 आएगा, 3 का इमेज 8 आएगा, 4 का इमेज 9 आएगा, 5 का इमेज 10 आएगा, 6 का इमेज 11 आएगा, ठीक है, 7 का इमेज 12 आएगा। इस तरह से चलते चले जाएगा सभी का। तो हर एलिमेंट का इमेज यहां मिल जा रहा है और यूनिक मिल रहा है, तो इसीलिए जो है इसको हम क्या बोलेंगे भाई, ये फंक्शन बन चुका है और ये डोमेन कहलाएगा। ये पूरा सेट जो है कोडोमेन होगा। और रेंज कौन है, वो जो आंसर आ रहा है, आंसर कौन आ रहा है, ये जो है 6 से लेके पूरा इधर अनंत तक के सारे नंबर का कलेक्शन, ये रेंज कहलाएगा। क्लियर है यहां तक की चीजें, ये आपका रेंज है और ये वाला जो है कोडोमेन। जो जो आंसर आता है उनका कलेक्शन करते हो तो वो आपके रेंज बन जाते हैं। यहां तक की चीजें आप लोग को क्लियर हो गई क्या, यस या नो, जल्दी बताओ। तो फंक्शन जब समझ गए तो अब हम जो है पूरे रियल नंबर पर फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, जो अभी हमें पढ़ना है फंक्शन ऑन रियल नंबर, फंक्शन ऑन रियल लाइन। जो रियल लाइन पर जो फंक्शन बनते हैं उन सभी फंक्शनों पर आपको यहां पर डिस्कशन करनी है, क्योंकि लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी पूरा जो है हमें जो है फंक्शन ऑन रियल लाइन पर पढ़ना है। मतलब एफ फ्रॉम डोमेन सेट से रेंज जो जाएगा, ये दोनों रियल नंबर का सेट होना चाहिए, मतलब रियल आर टू आर, ऐसा कोई नेचुरल नंबर ये सब चीजें बात नहीं करेंगे, यहां पर सारा चीज रियल नंबर पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब यहां पर यह समझना है कि इक्वल फंक्शन, जो फंक्शन होते हैं वो इक्वल कब होते हैं, दो फंक्शन को इक्वल कब कहा जाता है। तो मान लो दो फंक्शन है आपके पास, एफ और जी जो है दो फंक्शन है। ठीक है, मान लेते हैं कि एफ एक्स एंड जी एक्स, ये दो क्या है, आर टू फंक्शन। अब इन दोनों फंक्शन को हम इक्वल फंक्शन तब बोलेंगे देन एफ एक्स इक्वल जी एक्स। ये एफ एक्स और जो है जी एक्स क्या है, इक्वल होंगे कब, इफ कंडीशन होती है फर्स्ट, डोमेन क्या होना चाहिए, डोमेन जो है, डोमेन जो है सेम होना चाहिए। ठीक है, डोमेन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर सेम। पहला चीज कि भाई दोनों फंक्शन का डोमेन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेकंड जो है रेंज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। रेंज ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर सेम। अगर आपका डोमेन और रेंज दोनों सेम हो जाता है, ये दोनों फंक्शन का, तभी हम बोलेंगे दोनों फंक्शन इक्वल होगा। ठीक है, अब रेंज का मतलब क्या हो गया, रेंज एक तरफ से वैल्यू हो गई। ठीक है, शॉर्ट शब्दों में हम बात करें यहां पर, जो रेंज होता है बच्चों वो क्या होता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू को हम रेंज कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर सीधा सीधा लैंग्वेज में हम बोलेंगे रेंज क्या है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन, ऑल वैल्यू ऑफ फंक्शन, ऑल वैल्यू ऑफ
फंक्शन या कलेक्शन ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन की जितनी भी सारी वैल्यू आ रही है उनका कलेक्ट कर लोगे, वही क्या कहलाएगा, रेंज कहलाता है। ठीक है, छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कर रहे हैं भाई, क्योंकि मैं जानता हूं कि बच्चे को ये सब जो है थोड़ा सा हार्ड लगता है, कठिन लगता है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो ये छोटी छोटी चीजें आपको लेके चलनी पड़ेगी। डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे कूदोगे, बोलोगे हमें क्वेश्चन बनाएंगे, तो फिर वहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया कि फंक्शन क्या होता है और रियल फंक्शन क्या होता है, और दो फंक्शन को हम इक्वल फंक्शन कब कहेंगे वो डिटेल मैंने आपको यहाँ पर दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझना है कि अगर मैंने लिख दिया कि जो है एफ फ्रॉम, ध्यान से समझना, एफ फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर है, सच दैट जो है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर हम लिख दें यहाँ पर 1/x, क्या ये फंक्शन है या नहीं है, सोच के बताओ, क्या ये फंक्शन बनेगा? क्वेश्चन है आप लोगों से कि अगर हम रियल नंबर से रियल नंबर जाएं, मतलब डोमेन आपका पूरा रियल नंबर है, कोडोमेन भी पूरा रियल नंबर है, क्या ये फंक्शन बनेगा? सोच के देखो, जल्दी बताओ, क्या ये फंक्शन बनेगा कि ये फंक्शन ऑलरेडी है? क्या जवाब दोगे, सोच के देखो, जल्दी बताइए, क्या ये फंक्शन है? तो देखिए यहां पर हमने लिखा है कि एफ रियल नंबर से रियल नंबर है। ठीक है, अब रियल नंबर से रियल नंबर है ये, और रूल क्या है भाई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1/x। अब ये फंक्शन तो भाई तभी बनेगा ना, फंक्शन तभी बनेगा जब डोमेन की हर वैल्यू पर वैल्यू मिल जाए। तो बट ये नहीं मिल रहा है ना, क्यों नहीं बोल रहे? तो यहां लिखेंगे इज नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं है भाई फंक्शन? फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो फंक्शन एफ एक्स है वो 0 पर वैलिड नहीं है। बिल्कुल, तो 0 नहीं होना चाहिए ना, बट आपने यहाँ कहीं डिफाइन ही नहीं किया कि 0 नहीं है। बात आई समझ में? आपको डोमेन में लेना ही नहीं है। डोमेन का मतलब समझते हो? डोमेन वो होता है आपको कि किसी को अगर आपको फंक्शन बनाना है तो उसके लिए जो जो जरूरी चीजें बस वही रखो, एक्स्ट्रा चीज बाहर फेंको, तभी हम उसको डोमेन बोलेंगे। बात आई समझ में? इसका सीधा सीधा एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास जो है एक कटोरा है या टोकनी है, इसके अंदर में जो है एप्पल्स रखे हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर में क्या है, एप्पल्स हैं, बहुत सारे एप्पल्स हैं, और इन एप्पल्स की बात करें तो इसमें जो है 5 खराब है, वेस्ट है। ठीक है, 5 जो है क्या है, वेस्ट है, मान 5 खराब है इसमें से, और टोटल इसके अंदर जो है 20 है, 20 एप्पल्स टोटल है, जिसमें से 5 जो है क्या है, खराब हो चुका है, सड़ चुका है। ठीक, अब आपसे कोई पूछेगा भाई आपके पास कितना एप्पल है, तो क्या जवाब दोगे? भाई आपका टोकनी सही सलामत है, तो टोकनी को सही होने पड़ेगा, सही होगा तब जब आपके पास सारे एप्पल सही हो। अगर आप बोलते हो सर मेरे पास 20 एप्पल है, तो भाई 5 तो खराब है ना, तो आप पहली बाहर हो जाओगे, कैटेगरी से ही बाहर हो जाओगे। नहीं, क्वेश्चन आप सुने नहीं लगता है। मैंने कहा टोटल टोकनी में 20 एप्पल है, जिसमें से 5 खराब है, 5 जो है खराब है, टोटल 20 है और 5 खराब है। तो आपको ये बोलना है कि भाई हमारे पास जो 5 एप्पल है, 5 रखूंगा ही क्यों मैं अपने टोकनी में, ये सोच के देखो ना। जितने 5 खराब है उनको आप पहले बाहर फेंक दो, और फिर वो टोकनी को आप लेके निकलोगे, कहीं भी जाना है या शादी में पार्टी में किसी को देना चाहते हो, गिफ्ट देना चाहते हो, तो आप लेके जाओगे किसको, वो 15 को लेके जाओगे, न कि आप 20 को लेके जाओगे। समझ पाए कि नहीं समझ पाए भाई? ये जो आप इसे जब आप पैक कराओगे, तो पैक जब कराएंगे तो ये गिफ्ट बनेगा। तो गिफ्ट तब कहलाएगा ना, गिफ्ट तब कहलाएगा जब आप सही चीजें दो। अगर आप गलत चीजें दोगे तो कोई भी गिफ्ट नहीं देगा, वो आपकी बुराइयां करेगा। क्यों बोलेगा कि अरे यार सब खराब खराब दे दिया है। तो हमें जो है अपना सही नाम बनाना है, अच्छा काम करना है, तो आपको क्या करना है, उसमें से जो 5 खराब है उनको पहले निकाल के फेंक दो,
बचे हुए 15 है, 15 भले दे दो, 20 ना देके 15 ही दे दो तो भी वो सही कहलाता है। तो हम क्या करते हैं, अपने डोमेन में से जो सड़ी चीजें हैं उसको निकाल के फेंक देते हैं, तब वो जो है गिफ्ट बन जाता है, अदरवाइज वो गिफ्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्या समझ में आया? कहने का मतलब है कि किसी को फंक्शन बनना है तो फंक्शन के लिए जो जो चीजें वैलिड है बस उसी को ही रखो। अब देखो रियल नंबर के अंदर में तो जीरो होता है, रियल नंबर के अंदर में जीरो होता है, और जीरो मैं यहां रख नहीं सकता हूं, तो लेके क्यों चल रहे हो? अब जीरो को लेके ही क्यों चल रहे हो? आप सीधा ऐसा बोलो कि भाई ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, तो मुझे तो इसको फंक्शन बनाना है, तो मैं बोलूंगा क्या कि इफ एफ ऑफ एक्स, इफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है 1/x, और मैं चाहता हूं कि ये फंक्शन बने, इज अ फंक्शन, ये फंक्शन बने, ये फंक्शन तभी बनेगा, ये फंक्शन है लिख दिया मैं यहाँ पर, इज अ फंक्शन, देन तो जो डोमेन होगा, को डोमेन डिसाइड होगा, आपको कैसा लेना पड़ेगा, पूरा रियल नंबर में से माइनस करोगे जीरो को, ऐसा पूरे रियल नंबर में से आपको क्या करोगे, जीरो को माइनस करोगे, और फिर यहां पर जो है हम रियल नंबर लिखेंगे, अब सही कहलाएगा। बोलो समझ आए? दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को आप समझ पाए? जब वो फंक्शन पर वैलिड ही नहीं है, वैल्यू देगा ही नहीं, तो लेके क्यों चलोगे? तो आपको उसको निकाल के बताना पड़ेगा, तब हम बोलेंगे हाँ ये फंक्शन है। ऐसे दोगे तो मैं बोलूंगा भैया फंक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर में जीरो है, और जीरो मैं यहां रख नहीं सकता। अब ये फंक्शन बन गया क्यों? क्योंकि डोमेन में जीरो है ही नहीं, ये देखो रियल नंबर में से मैंने जीरो को माइनस कर दिया। अब मैं बोलूंगा भाई इसमें जीरो है नहीं, और मैं इसमें रख भी नहीं सकता, बिल्कुल, अब ये फंक्शन बन जाएगा। कहानी समझ आई सभी बच्चों को? यस या नो? तो डोमेन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम क्या ले क्या नहीं ले, ठीक है, और अगर किसी को फंक्शन बनाना है तब के केस में। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ फंक्शन को कहां से कहां लिया जाए, चलो अब आप लोग मुझे बताओ, इसके लिए डोमेन, चलिए बताइए, सोच के देखिए, इसका मुझे डोमेन बताओ कि डोमेन कहां से कहां ले, क्या चीजें इसमें होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। मैं बोल दिया कि ये फंक्शन है, इज अ फंक्शन, अगर ये फंक्शन है तो इसका डोमेन क्या होना चाहिए? जल्दी बोलिए भाई, नहीं तो सभी बच्चे का नाम लिया जाएगा इसमें, सभी बच्चे जो है कार्टून देखने लगता है। निशु है, महेंद्र है, ये सब बच्चे जवाब नहीं देते हैं लोग। आतिश है, साहिल है ना, प्रकाश है, आकाश है, ये सब लोग जवाब ही नहीं देते। आप लोग जवाब दिया करो भाई, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं होता, आपको साथ में पैरेलली जवाब देना है। चलिए जवाब दीजिए, जल्दी से बताइए, इस फंक्शन के लिए डोमेन क्या ले, कहां से कहां ले? ओके, तो हम जो है सीधा ऐसा बोल सकते हैं कि पूरे रियल नंबर में से हम दो और -2 को हटा दें, तब ये फंक्शन बन जाएगा। मतलब ये फंक्शन तो तभी बनेगा जब कैसा हो, व्हेन जो फंक्शन है पूरा रियल नंबर में से माइनस कर देंगे किसको, 2 और -2 को, अगर इसको हटा दें और यहाँ जो है रियल नंबर ले लिया, अब ये फंक्शन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 पर भी डिफाइन नहीं है, 2 पर रखने पर 1/0, 1/0 क्या होता है बच्चों, इन्फिनिटी होती है ना, वो अनडिफाइन होता है। तो हमें जो है इसको अगर फंक्शन बनाना है तो आपको अपने डोमेन में से कुछ एलिमेंट को हटाना पड़ेगा। क्लियर है? यस या नो? जल्दी बताओ यहां तक की चीजें। बोलिए भाई। चलिए अब आपको कुछ दिया जाए, मैंने दिया एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x+2 अपॉन x² - 4,
इसको ऐसा कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर जो है फंक्शन जो है, ये फंक्शन है मतलब एक्स में 2 नहीं है। दूसरा फंक्शन मैंने लिखा जी एक्स, एक्स प्लस 2, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और यहां भी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब पहला क्वेश्चन कि क्या ये दोनों इक्वल फंक्शन है या नहीं। जल्दी से 2 मिनट का समय लीजिए, लेकिन सोच के जरा बताइए कि ये दोनों मेरा फंक्शन जो है ये दोनों इक्वल है या नॉट इक्वल है। यानी कि आपको तय करना है कि ये सोचना है भाई, आपको थिंक करना है आपको कि एफ एक्स इक्वल है या नहीं, किसके, जी एक्स के। ये चीजें आपको सोचनी है। जल्दी से समय लीजिए लेकिन बनाइए, जल्दी बताइए क्या ये दोनों इक्वल फंक्शन है या नॉट इक्वल है। नहीं बता पा रहे हो। देखिए, जब आप इन दोनों पर आप दुनिया भर की कोई भी वैल्यू रखो, अगर मैं बोलूंगा भाई यहां पर ये बताओ कि 4 पर ये कितना देगा, जी एक्स पर जी ऑफ 4 कितना आएगा, तो क्या जवाब दोगे, जी ऑफ 4। देखिए, एक तरफ एफ एक्स है जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 है, और एक तरफ जी एक्स है और जो कि एक्स प्लस 2 लिखा हुआ है। वेरी गुड। अगर मैं बोला यहां पर भी रख के देखो, यहां पर आपने रखा जी ऑफ 4, बताओ आंसर कितना आया, तो 4 2 6 आ रहा है। यहां रखो 6 आना चाहिए। एफ ऑफ 4 बताओ कितना होगा, रख के देखो। जैसे ही मैं 4 रखूंगा तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 माइनस 4 बटे 4 में से 2 गया 2, 16 में से 4 गया बच्चों कितना होगा, 12, सॉरी 4 रख रहे हो ना, 16 और ठीक है 12 इधर आएगा, 12 बटे 2 तब भी 6 ही आ रहा है। रूल को समझते जाओ, डिफरेंस समझते जाओ। ओके, इक्वल नहीं है, रीजन कोई कारण दे सकते हो, बताओ। अगर आप f के जगह x के जगह -1 डालते तो क्या मिलेगा, -1 का स्क्वायर +1 -4 बटे -1 -2 जो कि आएगा -3 बटे -3 और कट के 1 आ रहा है। x के जगह मैंने यहाँ -1 डाला तो आंसर 1 आ रहा है, यहां भी रखूंगा -1 तो मुझे -1 + 2 मतलब -1 मिल रहा है। जल्दी बताओ, आप बोले हो कि ये इक्वल नहीं है तो रीजन दो जल्दी से फटाफट कि इक्वल क्यों नहीं है। फिर हम डालते हैं f के जगह 0, x के जगह 0 डाला तो 0 का स्क्वायर -4 मतलब -4 बटे 0 -2 मतलब -2 कट के 2 आ रहा है। ठीक है, यहां रखता हूं g ऑफ 0, x के जगह 0 डालूंगा तो मुझे मिलेगा 0 + 2 मतलब कि 2 ही आ रहा है, वैल्यू सेम आई। fx में x जो है x नॉट इक्वल टू है पर ओके तो क्या समझ आया, ठीक है, वेरी गुड, अच्छी बात है यहां तक, ठीक है। तो दुनिया भर की जो भी रियल नंबर में है, अब ये चीज को समझेंगे, यहां से लिमिट का जो है समझ लो, लिमिट का यहां पर कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब देखिए, ये भी फंक्शन था, ये भी फंक्शन था, दुनिया भर की सारी रियल वैल्यू इसमें डाल रहा हूं, सेम आंसर आ रहा है, इसमें भी डाल रहा हूं, सेम आंसर आ रहा है। बस एक कंडीशन थी, वो कौन सा, इसमें 2 रखोगे, इसमें 2 रखूंगा तो ये जो है बच्चों क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 - 4, ये 0/0 आ रहा है जो कि अनडिफाइन आएगा। यानी कि ये दोनों का, इसका जो आंसर है मिलेगा ही नहीं आपको,
ठीक है। 2 पर वैल्यू अनडिफाइन हो जा रही है, लेकिन ये आपको 2 पर वैल्यू कितनी दे रही है, ये तो 4 दे रहा है। 2 + 2 4, दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस होने से ये फंक्शन बताता है कि ये नॉट इक्वल है। एक छोटा सा डिफरेंस से हम बोल सकते हैं कि fx जो है नॉट इक्वल gx है। ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों अलग अलग है, लेकिन कई बच्चे सोचते हैं सर इसको x - 2 x + 2 लिखते, काट देते तो बन जाता, तो दोनों सेम आ जाता, लेकिन नहीं, ये नहीं कर सकते। फंक्शन जैसा दिया है वो वैसे ही रहेगा। इसको आपको ऐसे सॉल्व करने का जो है फ्रीडम वो आपको नहीं है कि आप इसे डायरेक्ट सॉल्व करके ये बना दो, तो नहीं कर सकते। फंक्शन मैंने वो दिया है तो वही रहेगा, ठीक है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहां तक की चीजें आ गई समझ में। अच्छा, अभी देखिए, अगर हम फर्स्ट फंक्शन का ग्राफ देखें, अगर मैंने बोला कि भाई gx जो है आपका x + 2 था, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, रफली ग्राफ बनाएंगे तो क्या मिलेगा। इस रफली ग्राफ बनाते हो तो भाई 0 पर आंसर कितना मिलेगा, जब 0 पुट करते हो तो 2 मिलेगा। 0 पर आंसर जो है, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरह से चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कहीं -1 है, फिर -2 है, -3 है, ऐसा चल रहा है। जब हम 0 डालते हैं तो बच्चों 0 पर 2 मिलेगा, आगे 1 डालूंगा तो 1 पर आंसर 3 मिलेगा, पीछे 0 डालूंगा तो 0 पर तो 2 मिल गया, -1 पर आंसर 1 मिल रहा है, -2 पर आंसर 0 आ जा रहा है। तो क्या समझ में आ रहा है, जब हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो ये जो बच्चों ग्राफ आ रहा है सीधा इस तरह से हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देगा। देख लो, क्या चीजें आ रही है समझ में। इस तरह से अगर हम इसको ग्राफ बनाएंगे तो ये जो x + 2 का ग्राफ है ये बनता है। क्लियर है। लेकिन अगर किसी से पूछा भाई कि इसका ग्राफ बनाइए, तो लोग सोचते हैं कि नहीं बना पाएंगे। बिल्कुल बना सकते उसका भी ग्राफ। सेकंड, f(x) की वैल्यू x² - 4/x - 2 है। अब इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो देखिए क्या मिलेगा। यहां पर है 0, यहां पर है 1, यहां पर है 2, यहां पर है 3, यहां पर है 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, ऐसे चलते चले जा रहे हैं। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे ना बच्चों, तो देखिए क्या मिलेगा, डिफरेंस समझो। क्या ये ग्राफ दिख रहा है आप लोग को, बताइए। अगर आपको इस ग्राफ में डिफरेंस समझ में आ रहा है तो बस समझ लो, यूं समझ लो, आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है।
अब इस ग्राफ में डिफरेंस क्या है, देखो ये भी ग्राफ सीधा कंटिन्यूअसली जा रहा है, ये भी ग्राफ सीधा जा रहा है, बशर्ते दो के पॉइंट पर छोड़कर, दो पर यहाँ होल है। देखिए आप ध्यान से देखिए, अगर आप इस ग्राफ को जूम करके देखते हो तो आपको ये ग्राफ कैसा दिखेगा, देखो मैं दिखाता हूं, यहाँ पर दिख रहा है। यहां पर जो है जब आप इसे जूम करते हो तब वो जो है आपको वहां पर एक ब्रेक दिख रहा है। अच्छे से देखो, क्या आप लोग को दिख रहा है, जल्दी बताओ यस या नो। दोनों ग्राफ में डिफरेंस ये है कि जब आगे बढ़ते हैं ना, यहां पर जैसे ये 1 है, फिर यहां पर 2 है, यहाँ पर 2 है, फिर आगे 3 है, तो 2 पर आंसर 4 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है ना 2 वाले एरिया में देखो एक छोटा सा गैप है, इस छोटे से गैप को पहचानो, दिख रहा है छोटा सा होल। बस यही होल बताता है कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन है नॉट इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो वहां पर जो है वैल्यू छूट गई, और वैल्यू छूट गई तो आपको जो है कूद के दूसरे पॉइंट पर जाना, मतलब 2 के पहले और 2 के बाद का तो नंबर का आंसर मिल जा रहा है, लेकिन 2 पर आपको फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। समझ आई बात? यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि यहां पर कि भाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो हमने दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ये जो है इज नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन एट एक्स इक्वल टू 2, ये जो है फंक्शन 2 पर डिफाइन नहीं है। यस या नो, जल्दी बताओ। ये चीजें आई समझ में कि ये फंक्शन 2 पर डिफाइन नहीं है। अब आपसे सामने वाला क्वेश्चन आता है कि भैया नहीं डिफाइन हो या नहीं है इससे मतलब नहीं है, आपको इसकी वैल्यू बताइए कितनी होगी, फिर 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लिमिट से जाते हैं, मतलब लिमिट उन क्वेश्चन के लिए होता है जो क्वेश्चन या जो फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू नहीं देता है, डिफाइन नहीं है। जिस फंक्शन की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन ना हो और आपको उस पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो फिर हम जो है किससे जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ लिमिट। हम जो है लिमिट का हेल्प लेते हैं, लिमिट के थ्रू जाते हैं। मतलब आप जैसे ऐसा है कि जब आप कोई चीजें पढ़ रहे हो, ठीक है, या ऐसा अभी अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, अगर आपको गर्मी के सीजन में आपको गर्मी कूलर लगा है, हर चीजें लगी हुई है सिवाय एसी को छोड़ के, गर्मी लग रही है, तो एक समय के बाद जब आपको गर्मी बर्दाश्त नहीं होगा, लगता है कि जैसे 50 डिग्री आ गई, अब गर्मी बर्दाश्त ही नहीं हो रही है, फिर भी आपको जीना है इस जीवन में, ऐसा तो नहीं सुसाइड कर लोगे, जीना तो है, तो क्या करोगे, तो भाई उस केस में विद द हेल्प लोगे ना किसी अदर कैटेगरी का, तो भाई आप एसी लगाओगे घर में, कुछ तो करोगे, या 10 कूलर लगाओगे, रूम कूलर लगाओगे, बढ़ाओगे उसकी संख्या को, कुछ तो आप हेल्प करोगे। बस वही चीजें ये भी है कि अगर आपको डायरेक्टली फंक्शन की वैल्यू नहीं मिल रही है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, और वो फंक्शन मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, और आपसे पूछा जाए नहीं उस फंक्शन पर वैल्यू निकाल के बताओ, तो हम जो है लिमिट का हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहां पर एफ ऑफ 2 कैसे निकलेगा, तो हम लिमिट के थ्रू जाएंगे, तो लिमिट, लिमिट लिखा जाता है और यहां लिखूंगा एक्स टेंडिंग टू 2 और एफ एक्स लिखूंगा। इसका ये मतलब है भाई फंक्शन की वैल्यू 2 पर डिफाइन नहीं है, इसीलिए मैं लिमिट के थ्रू जा रहा हूं। तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 की वैल्यू क्या होगी वो अब बताएगा। देखो अब लिमिट एक्स टेंस टू 2 और एफ एक्स क्या है भाई, एफ एक्स है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, और लिमिट कहता है, लिमिट का रूल है कि लिमिट हमें तब तक अप्लाई नहीं करना है जब तक उसे सॉल्व मतलब सिंप्लीफाई ना कर ले, तब तक हमें वैल्यू पुट नहीं करनी है। तो ये बोलता है कि आपको पहले सिंप्लीफाई करनी है, मतलब अब मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि लिमिट लग चुका है। तो लिमिट लग चुका है तो आप इसे सिंप्लीफाई तोड़ मरोड़ कर सकते हो। तो मैं अब फॉर्मूला लगा दिया एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। क्या सभी बच्चों को समझ आ रहा है, यस या नो? ये कटेगा, अब बच रहा है जो वो है लिमिट, लिमिट
x टेंडिंग टू 2, x प्लस 2 बच रहा है, और फाइनली जो है हम रखेंगे तो 2 प्लस 2 जो कि 4 आ रहा है किस पर, लिमिट x टेंडिंग टू 2 fx। क्या सभी बच्चों को समझ आया? जल्दी बताइए। इतने इजी तरीके से आपको लिमिट को फंक्शन के अंदर में कैसे लिमिट अप्लाई करते हैं वो चीजें मैं आपको समझाया हूं। तो क्या आप लोगों को सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया कि हाँ, कि लिमिट का हम उपयोग कब करेंगे, लिमिट का यूज हम कब करेंगे? तो ऐसे केस में हम लिमिट का यूज करते हैं। अच्छा ठीक है, बट ये भी चीजें ध्यान देना कि ये अगर आपसे कोई पूछे ये 4 क्या है, क्या एफ ऑफ 2 की वैल्यू है? नहीं, ये फंक्शन की वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। दिस 4 इज नॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन, दिस 4 इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू, कि 2 पर फंक्शन की ये लगभग मान है, लगभग वैल्यू है, न कि एग्जैक्ट वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट, नॉट एग्जैक्ट। क्लियर है? ये 2 पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा था, तो हमने 2 पर क्या किया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाला, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आई, 4 आई। क्या यहां तक की चीजें आई समझ में? यानी कि अगर कोई फंक्शन एग्जिस्ट ना करता हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो हम लिमिट का हेल्प ले सकते हैं और लिमिट के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट उस जो वैल्यू आएगी उसे हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बच्चों की कुछ कुछ फंक्शन की वैल्यू भी लिमिट के थ्रू भी एग्जिस्ट नहीं होती। ठीक है, कभी कभी होता है कि हम लिमिट के थ्रू भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। कैसे? मान लो कि ग्राफ को यहां से यहां गया और एक ऐसे गया, अरे भैया इतना बड़ा गैप होगा तो आप कहां से बताओगे? फंक्शन का गैप अगर ज्यादा है ना, तो लिमिट भी काम नहीं करता है उस केस में। समझ है? जैसे घरों में अगर 80 डिग्री हो जाए तो आपका एसी भी काम नहीं करेगा, 50 डिग्री हो जाए तो आपका कूलर भी काम नहीं करता है। तो एक समय के बाद वो जो आपने ऑपरेटर यूज कर रहा है वो काम नहीं करता है। तो कब नहीं करता उसके लिए भी कुछ रीजन है, तो वो रीजन याद रख लेना है कि अगर गैप ज्यादा है फंक्शन के बीच में, अगर गैप ज्यादा है, दो है ना टुकड़े जो हैं, तो अगर गैप ज्यादा है तो उसकी लिमिट के थ्रू भी वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए तो ये इसको थोड़ा सा सब समझ, अब तो ये चीजें तो आ गई आप लोगों की। हाँ भाई, लिमिट कब लगाना है, तो माइंड में ये याद रखना है कि लिमिट लिखा है क्वेश्चन में, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू जिस जो लिमिट में नंबर दिया हुआ है उस पॉइंट पर आपको डायरेक्ट तो नहीं मिलने वाला। ये मत सोचना कि हाँ भाई हम डायरेक्ट रख देंगे तो मिल जाएगा ना, कभी नहीं मिलने वाला डायरेक्ट, तो आपको वो क्वेश्चन देगा ही नहीं। दुनिया के जितने भी लिमिट वाले क्वेश्चन हैं वहां पर फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, अब यहां पर ऐसा लिखा है कहीं भी, लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स, इसको रीड कैसे करते हैं? इसको रीड करते हैं लिमिट, लिमिट x टेंस टू ए, ऐसा रीड करते हैं। मतलब ये जो x टेंस टू, इसको पूरा नहीं पढ़ते एक्चुअली में, इसको पढ़ा जाता है। x टेंस टू ए को कैसे पढ़ते हैं भाई? लिमिट जो है x टेंस टू ए पढ़ते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब होता है कभी भी आपको x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू ए, ठीक है, a नहीं है, लेकिन a नहीं का क्या मतलब है भाई? x की वैल्यू a नहीं रखनी है, ये टेंस टू है, टेंस टू का मतलब डायरेक्टली a नहीं है। इसका यह मतलब होता है कि आपको x की वैल्यू a से कम रखनी है या फिर x की वैल्यू a से ज्यादा रखनी है। क्या आया समझ में? x टेंस टू ए का मतलब होता है कि x टेंस टू ए, एक तो इसको रीड करते हैं, और इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू a नहीं है, नॉट इक्वल टू ए है। इसका यह भी मतलब होता है कि नॉट इक्वल टू ए का मतलब a से या तो कम है या तो ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद अब आपके पास जब भी ऐसा लिखा होगा लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स लिखा है,
इसका ये भी मतलब होगा, याद रखना, कि ए डायरेक्ट आपको नहीं देगा। मतलब जो है ये लिमिट तभी लगा होगा कि फंक्शन जो है ए नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल ए। आपका जो फंक्शन होगा, देख लेना दुनिया के हर क्वेश्चन में ऐसे में ये जो एफ एक्स है डायरेक्ट ए पर रखोगे ना, एक्स इक्वल ए पर, आपको फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। इसीलिए तो हम लिमिट लगा रहे हैं, ठीक है। तो लिमिट लगाने का तो फिलहाल कॉन्सेप्ट यही था, ठीक है। यहां तक की चीजें आ गई समझ में। चलिए, इसको बोला जाता है बच्चों, ये जो मैंने लिखा है इसको लेफ्ट हैंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड। इसको लेफ्ट बोला जाता है, इसको हम राइट बोलते हैं। यानी कि आपको डायरेक्ट जब भी क्वेश्चन में एक्स टेंड्स टू ए लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि आपको ए पर नहीं देखना है, ए के लेफ्ट हैंड और ए के राइट हैंड दोनों की वैल्यू को निकाल के चेक करते हैं, तभी वो फंक्शन की लिमिट को बताता है, ठीक है। चलिए थोड़ा कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम बोलते हैं लिमिट का एग्जिस्टेंस, लिमिट एग्जिस्टेंस, कि लिमिट एग्जिस्ट का, लिमिट कब एग्जिस्ट होती है? लिमिट एग्जिस्ट तब होती है जब फंक्शन की, ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट होगा। इफ, ये एग्जिस्ट तभी होता है, ये कब होगा? इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए के ऊपर माइनस एफ एक्स, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ए से कम, ए के ऊपर माइनस लिखने का मतलब होता है ए से कम। आपको ए से कम की वैल्यू चेक करनी है, और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए के ऊपर प्लस, मतलब ए से ज्यादा की वैल्यू, इसको चेक करना है, ठीक है। ये एग्जिस्ट तभी होगा जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल है, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी का नाम है लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए राइट हैंड लिमिट के, राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब तभी फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट होगी पर्टिकुलर पॉइंट पे। इसी को दूसरे लैंग्वेज में हम ऐसे भी लिखते हैं शॉर्टकट में, कि भाई ए से कम चाहिए तो आपको क्या करना है? ए माइनस जीरो लिखना है, मतलब ए से कम। इक्वल करना है, ए प्लस जीरो लिखना है। तो आपको ए से कम और ए से ज्यादा दोनों का वैल्यू अगर जो है इक्वल आ जाता है, तो हम बोलते हैं फंक्शन की वो क्या है? लिमिट एग्जिस्ट करेगी। हालांकि इस क्वेश्चन में मैं आपको चेक करके नहीं दिखाया कि इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड नहीं निकाला, डायरेक्ट हम निकाल के दिखा दिए। तो कुछ क्वेश्चन के आपको सिखाऊंगा, ट्रेंड कराऊंगा भी, कि कब हमें डायरेक्ट करना है और कब हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के थ्रू जाना है, ठीक है। तो फिलहाल इसको तो हमने जो है ना तो लेफ्ट हैंड चेक किया ना तो राइट हैंड चेक किए, बट डायरेक्ट मैं निकाल के बता दिया, इसका जो है आंसर इतना आएगा। लेकिन एक्चुअली में चेक करना चाहिए पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। एक चीज है और, यहां पर जब भी आपको अगर ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, ठीक है, एफ ऑफ ए माइनस जीरो का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट है। इसको आपको ऐसे लिखना है, जब भी इसको बनाओगे तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच लिखना है, यहाँ एच लिखा हूं, ठीक है, एच टेंड्स टू जीरो, और एफ ऑफ एक्स में जाना है। वहां पर आपको क्या करना है कि ये जो है ए माइनस जीरो पुट करनी है, ठीक है, ए माइनस एच पुट करना है। आप एच के जगह जीरो डालो तो ए माइनस जीरो हो जाएगा, वो यही आ जाएगा। तो आपको करना क्या है? पूरे क्वेश्चन में जाना है ए माइनस एच, यानी कि लेफ्ट हैंड वाले में जब भी निकालोगे तो ए से कम, मतलब एक्स के जगह रिप्लेस कर देना है ए माइनस एच से, ठीक है। इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, एल एच एल। जब आप राइट हैंड वाला निकालोगे तो उसे जो है ए प्लस जीरो नाम से डिनोट किया जाता है। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच लिखा जाता है, और इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। और अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ गया, राइट हैंड लिमिट, ये दोनों अगर आपस में इक्वल हैं, तभी हम बोलेंगे जो है भैया फंक्शन की जो है लिमिट एग्जिस्ट है। हम बोलेंगे देयरफॉर लिमिट
x टेंस टू a पर फंक्शन की वैल्यू जो है 100% मिलेगी, एग्जिस्ट करेगा। और अब मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कि जो हमने जो निकाला था 4 आया था वो कैसे 4 आया था। ठीक है, जैसे यहां पर समझिएगा सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि अगर मैंने दे दिया एफ एक्स बराबर जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 लिखा था, तो भैया ये जो है 2 पर तो वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, 2 पर डायरेक्ट नहीं मिलेगा। तो अब हम निकालेंगे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये बताएगा चेक करके कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालोगे तो कैसे करा जाएगा भाई, लिमिट एक्स, शॉर्टकट में ही निकाल लेते हैं डायरेक्ट। हमें चेक किस पर करना है, 2 पर, तो क्या करेंगे 2 से कम, 2 से कम को 2 माइनस 0 लिखते हैं, अभी बताया था। ठीक है, और इसको कैसे कैलकुलेट करना रहता है, तो भाई लिमिट लिखेंगे, h टेंस टू 0 लिखेंगे, और यहां पर फंक्शन लिखेंगे f में, और x की जगह जाना है 2 माइनस h लिखना है। एकदम सिंपल है कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड को डिनोट करने के लिए 2 माइनस 0, 2 इसलिए लिखा हूं क्योंकि 2 पर वैल्यू चाहिए और 2 पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं। ठीक है, 3 पर चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि 3 पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन है, तो 3 आपको डायरेक्ट रख देना है। ठीक है, यहां तक की चीजें आई समझ में। तो 2 माइनस 0 का मतलब होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस h करना है। 2 माइनस h का मतलब होता है कि आपको क्वेश्चन में जाना है x के जगह 2 माइनस h रखना है भाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट लिखेंगे, h टेंस टू 0 लिखेंगे, x के जगह 2 माइनस h डालूंगा तो 2 माइनस h x, और इसका स्क्वायर है, पहले से माइनस 4 है, डिवाइडेड बाई x माइनस 2 है, मतलब 2 माइनस h लिखूंगा, माइनस पहले से 2 है। ये लेफ्ट हैंड बताता है, लेफ्ट हैंड मतलब 2 से कम, इसीलिए तो यहाँ 2 माइनस h लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, इसको ब्रेक करोगे भाई, तो लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है कि a स्क्वायर मतलब 4। याद रखना कभी भी आपको डायरेक्ट 0 नहीं रखना है, पहला काम है सिंप्लीफाई करो, जब तक सिंप्लीफाई करोगे नहीं तब तक लिमिट की वैल्यू डालनी नहीं है। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर फिर माइनस 2ab होता है तो 4h आएगा, और पहले से माइनस 4 है, नीचे पर भाई 2 और 2 तो कट चुका है, बचा है सिर्फ माइनस h। अब ऊपर में 4 और 4 भी कट जाएगा, बचेगा क्या, h स्क्वायर माइनस 4h। ये बनाया, लिमिट लिखा, h टेंस टू 0 लिखा, ऊपर में h स्क्वायर माइनस जो है h स्क्वायर माइनस 4h आया था, डिवाइडेड बाई क्या है भाई, h लिखा हुआ है। ठीक है, y माइनस h, लिमिट लिखेंगे, h टेंस टू 0 लिखेंगे, तो क्या आएगा भाई, h कॉमन लेंगे, तो h कॉमन लिया तो h माइनस 4 बच रहा है, डिवाइडेड में माइनस का h है, ये h से h कट चुका है, बचा माइनस 1 नीचे, और h की जगह आप 0 डालते तो 0 माइनस 4 बटे में माइनस 1, यहाँ पर आप देखते हो माइनस 4 बटे माइनस 1 मिल रहा है, माइनस माइनस कट गया, कितना आया, 4 आया। मतलब आपकी जो 2 से कम वाली वैल्यू जिसको बोलते हैं 2 माइनस 0, जिसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई बच्चों, 4 आई। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, 4 आ गया। अब चेक करते हैं कि राइट हैंड की लिमिट कितनी है। ठीक है, सेकंड, अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट क्या कहता है भाई कि 2 से ज्यादा चाहिए, 2 से ज्यादा को हम क्या लिखते हैं, 2 प्लस h, तो इसे लिखा जाएगा 2 प्लस 0, और यहाँ लिमिट लगाएंगे, h टेंस टू 0 लिखेंगे, और h के 0 के जगह h डाल देना है, f ऑफ 2 प्लस h लिख देना है। अब 2 प्लस h का मतलब जहां जहां x है वहां 2 प्लस h लिखना है, 2 से ज्यादा की वैल्यू चाहिए। तो फॉर्मूला क्वेश्चन क्या था भाई, लिमिट h टेंस टू 0, x का स्क्वायर था मतलब 2 प्लस h आएगा, 2 प्लस h का होल स्क्वायर, पहले से माइनस 4 था, डिवाइडेड में 2 प्लस h पहले से माइनस का 2 था, ये 2 से 2 तो कट चुका है, यहाँ लिखा लिमिट h टेंस टू 0, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4h, पहले से माइनस 4 है, डिवाइडेड में प्लस h आ चुका है, ये 4 से 4 कट चुका है। ठीक है,
अब हमें यहाँ से क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, h को कॉमन लिया, h कॉमन लिया तो h प्लस 4 बच रहा है, नीचे भी क्या आया, h आया, तो h से h कट गया, अब h पूरा हट गया, तो अब h की जगह 0 डालोगे तो आंसर आएगा 0 प्लस 4, कितना आया भाई, 4 आया। क्या यहाँ तक की चीजें आ गई सभी बच्चों को समझ में कि भैया हमने देखा f ऑफ 2 माइनस 0, 2 से कम का आंसर और 2 से ज्यादा का आंसर, दोनों की वैल्यू मिल गई और दोनों सेम आ रहा है, और कितना आ रहा है, 4 के बराबर आ रहा है। यानी कि गैप ये बताता है कि गैप बहुत कम है, 2 से कम की वैल्यू भी 4 ही आ रही है, 2 से ज्यादा की वैल्यू भी अप्रोक्सीमेट 4 आ रही है। समझ आ रही बात? यानी कि ग्राफिकली अगर हम देखेंगे तो यहाँ कहीं 2 है, 2 से ऊपर ये जो है 1 2 3 4 है, तो 2 से कम की वैल्यू भी अप्रोक्सीमेट 4 आ रही, 2 से ज्यादा की वैल्यू भी अप्रोक्सीमेट 4 आ रही, मतलब 4 के एकदम नियरेस्ट है। समझ आ रही है? यानी कि जो ग्राफ ऐसे बना है ये और ये 2 से कम, यहाँ का वैल्यू भी हमने डाला 4 मिल रहा है, यहाँ का भी आंसर डाल रहे तो 4 मिल रहा है, ऐसा। तो भाई 2 से कम का आंसर भी 4 है, 2 से ज्यादा का भी आंसर 4 है, मतलब बीच की भी वैल्यू पर कितनी आएगी, 4 आएगी। समझ पा रहे हो? इसका यही कॉन्सेप्ट है भैया कि लिमिट x टेंड्स टू 2 पर भी फिर fx की वैल्यू कितनी होगी, 4 ही होगी। समझ आया? यस या नो, जल्दी बोलो। जिसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ रहा है, दोनों के इक्वल आने का मतलब होता है कि गैप बहुत कम है, एकदम न के बराबर गैप है। जैसे एक छोटा सा पतली सी बाल के बराबर, जैसे बाल आप निकाल लो, एक बाल का जो गैप है उतना गैप है, मतलब बहुत कम गैप है। समझ रहे हो? अगर गैप बहुत कम है ना, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये ऐसे सोचो जैसे आप चल रहे हो रोड में, ये सफर है, अगर आप चल रहे हो, इसमें एक बंदा चल रहा है, चलते चलते बीच में मान लो कहीं नाली आ जाती है, छोटी सी नाली है, तो आप क्या करते हो, कूद के ही चले जाते हो। मतलब अगर एक पतली सी नाली जैसी टाइप की है तो हम जो है एक पैर कदम आगे रखते हैं तो बढ़ जाएंगे आगे, हमें बिना किसी रुकावट के हम चल देंगे, मतलब गैप बहुत कम है तो आप आगे कंटिन्यूटी चले जाओगे। लेकिन अगर ये गैप बढ़ते चले जाएगा, मान लो यहाँ तालाब आ जाए, अब यहाँ पर अगर तालाब आ जाए तब तो आप डायरेक्ट नहीं जा पाओगे ना, तो जब गैप ज्यादा होगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। समझ आई बात? तो आपको किसी अदर के थ्रू जाना पड़ेगा, ये चीजें आ गई। यहाँ पर भी वही है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का आंसर 4 आ रहा है, मतलब 2 पर भी आंसर 4 आएगा। सभी को ये चीजें समझ में आई या नहीं, यस या नो, जल्दी बताओ। अच्छा, अब मैंने यहां पर दे दिया, जैसे क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 मॉड x डिवाइडेड में x, इसकी क्या वैल्यू होगी, और ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये सोचना है। ठीक है, यहां पर ये समझना है कि मॉड x अपॉन में क्या लिख दिया हूं, x लिख दिया, और आपको ये तय करना है कि इसकी वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसे? एकदम सिंपल मेथड, सबसे पहला काम किस पर चेक करना है, किस पॉइंट पर, तो 0 पर चेक करना है, क्योंकि 0 पर आप डायरेक्टली आपको नहीं नहीं मिलेगा, मॉड में 0 भी 0 होता है, और x की जगह भी 0 डालोगे तो 0 आएगा, तो 0 बटा 0 0 ही हो जा रहा है, तो डायरेक्ट तो आपको नहीं मिलेगा। डायरेक्ट नहीं मिलेगा तो हम लिमिट जाएंगे, लिमिट जाएंगे तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फिर राइट हैंड चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट जाते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट सिखाया हूं आप लोगों को कि भाई 0 पे चेक करना है, तो 0 से कम, 0 से कम को 0 माइनस 0 लिखेंगे। जैसे 2 से कम, 2 से कम को हमने 2 माइनस 0 लिखा था, तो ऐसी 0 से कम है तो 0 माइनस 0 लिखेंगे। ठीक है, ये कैसे लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 लिखते हैं, क्वेश्चन में जाते हैं और 0 माइनस h लिखते हैं। ठीक है, तो क्योंकि 0 पे चेक करें तो 0 से कम, मतलब 0 माइनस h घटाते हैं। h क्या है, एक नंबर है जो बहुत छोटा नंबर है, तो हम क्या करते हैं, 0 से एक थोड़ा सा कम, जैसे 2 से थोड़ा सा कम, मतलब 1.99 के करीब आ रहा है, उसको बोलते हैं, मतलब गैप h जो ले रहे हो बहुत छोटा नंबर होता है। ठीक है, जैसे अगर मैंने बोला भाई x आपका 2 है, x आपका क्या है, 2 है, तो h क्या ले लो, h का मतलब होता है जैसे 0.009, ऐसे बहुत छोटा नंबर। अब इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे, x में से h को जब आप माइनस करोगे
तो ये बहुत कम आ जाएगा ना। अगर हम दो में से 0.009 को माइनस करें करीब करीब, तो ये जो है 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1 है ना, कितना 1.99 कुछ आएगा, ऐसा कुछ ये आएगा। ठीक है, तो ये दो तो नहीं है ना, दिस इज नॉट इक्वल टू 2, इसीलिए तो बोला h का मतलब होता है, h कम कर रहे हो मतलब बहुत एक छोटा सा नंबर कम करके देख रहे हो, मतलब एकदम नियरेस्ट, दो के एकदम आसपास, जस्ट आसपास, एकदम नियरेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो ये h का मतलब क्या होता है, बहुत छोटी वैल्यू, इतनी छोटी वैल्यू कि उस नंबर में घटाने पर आपको एक दो तो नहीं मिलेगा, दो से कम हो जाएगा ऐसा। चलिए, तो यहां पर अब आपको रखना है x की जगह 0 माइनस h, तो क्या मिलेगा भाई, लिमिट h टेंस टू 0, मॉड में गया 0 माइनस h, डिवाइडेड में 0 माइनस h लिखा हुआ है। अब लिमिट h टेंस टू 0 आएगा, और यहां पर कितना आएगा भाई, मॉड में माइनस h बटे में माइनस h। और चूंकि अब आपको मालूम होगा क्या कि मॉड में कोई चीजें निगेटिव नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये क्या बन जाएगा भाई, लिमिट h टेंस टू 0, जब मॉड से ये बाहर आएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, और पहले से नीचे में माइनस h है, ये h और h कटेगा, फाइनल आंसर आया -1, क्योंकि 1 बटे -1, 1 कट के -1 आ रहा है। क्या यहां तक की चीजें आ गई समझ में, सभी को क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, जिसको बोलेंगे 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा मतलब 0 प्लस 0, लिमिट में लिखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 लिखूंगा, और बोलूंगा कि भाई 0 से ज्यादा, यानी कि 0 में h को जोड़ दो, h मतलब बहुत छोटा नंबर हम जोड़ देंगे। और जब h में हम 0 में थोड़ा सा भी जोड़ दिया कुछ आगे, तो 0 प्लस 1 हो गया, मतलब बहुत 0.00 कुछ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 0 तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मॉड में 0 प्लस h बटे में डिवाइड में 0 प्लस h करेंगे, ऊपर मॉड है नीचे बिना मॉड के है। लिमिट h टेंस टू 0 कितना आएगा भाई, h बटे प्लस h आएगा, कट के कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब कि इसका आंसर आ गया 1। इसका क्या समझ में आ रहा है, देखो गैप कितना है, देखो लेफ्ट हैंड की वैल्यू 0 से छोटी की वैल्यू बहुत नीचे, और थोड़ा सा आगे तो बहुत ऊपर, मतलब गैप कुछ ज्यादा ही है, देखो समझ आ रहा है। 0 से कम की वैल्यू जो है, 0 माइनस 0 की वैल्यू नॉट इक्वल आ रही है 0 प्लस 0 की, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ रहा है, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट भी लगाने से आंसर नहीं मिलेगा, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ आई बात? तो मैंने क्या बताया, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं होगी, अलग अलग देगा, लिमिट भी लगाने से आपको आंसर नहीं मिलेगा। समझ आया? अगर आप इसका ग्राफ देखोगे ना ग्राफिकली, तो हम किस पर चेक कर रहे हैं, 0 पर चेक कर रहे हैं, तो 0 से थोड़ा सा ज्यादा लिया तो आंसर 1 मिलेगा, और 0 से थोड़ा सा पीछे की वैल्यू -1 मिल रही है। समझ आ रहा है? तो गैप देखिए, ये गैप मिलेगा, इतना बड़ा गैप मिलेगा, यानी कि जो फंक्शन जो चल रहा होगा तो पहले इधर आएगा, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा तो ऊपर चला गया, तो गैप जो है बहुत ज्यादा बनेगा, ऐसा कुछ। समझ आया? बोलो क्लियर है, यस या नो? तो ये लिमिट जो कॉन्सेप्ट है, ये कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, लिमिट अपने आप में बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके लिए एकदम बेस, एकदम जीरो से बेस आपको आना चाहिए, जो कि मैंने आपको यहां पर आपको आज समझाया है। लिमिट x टेंस टू 2 पर जाना है, मॉड में x माइनस 2 पर वैल्यू निकालनी है, क्या आएगा सोच के बताओ, क्या आएगा? मॉड के अंदर में x माइनस 2 है, और आपको जो है 2 पर ही चेक करनी है, 2 पर ही चेक करना है, और फंक्शन जो है वो मॉड में x माइनस 2 है। तो भाई अब ऐसे क्वेश्चन अगर बाई चांस आते हैं एग्जाम में कि मॉड में x माइनस 2 और 2,
तो भाई पहला काम चेक करो कि भाई 2 पर आपको फंक्शन डिफाइन है या अभी नहीं है। फंक्शन को कोई प्रॉब्लम है क्या 2 पर? रख के देखो, देखो फंक्शन को कोई 2 पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो फिर मैं लिमिट से जाऊंगा ही क्यों? तो इससे मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा भैया, इसे जो है आप डायरेक्ट 2 बोल दो, एफ ऑफ 2 की वैल्यू बोल दो, और एफ ऑफ 2 मतलब मॉड में डायरेक्टली 2 माइनस 2 रख दो, मतलब कि 0 आएगा। मतलब इसका 2 से कम की वैल्यू भी 0 आएगी, 2 से ज्यादा वैल्यू भी अप्रोक्सीमेट 0 होगी, मतलब वो 2 पर भी वैल्यू 0 ही आएगा। समझ आई बात? इसका ये मतलब है कि लिमिट x टेंस टू 2 से कम, 2 से कम की वैल्यू भी जो रखोगे उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। मतलब इसका मतलब ये है कि जब आप x के जगह 1.9999 कुछ रखते हो, x के जगह 1.999 माइनस 2, तो ये अप्रोक्सीमेट 0 आएगा। सिमिलरली जब हम लिमिट x टेंस टू 2 के ऊपर प्लस जाते हैं, थोड़ा सा ज्यादा, 2 से थोड़ा सा ज्यादा गए, मतलब 2.0001, तब भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0 ही आएगी। समझ पा रहे हो, यस या नो? यानी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी अप्रोक्सीमेट 0 आ रहा है, राइट हैंड भी अप्रोक्सीमेट 0 आ रहा है। अब ये 2 माइनस 2 उधर है, प्लस 2 उधर है, मतलब ग्राफ में जब आप देख रहे हो, ग्राफ में ग्राफिकली से, तो भाई -2 यहां है, +2 यहां है, ठीक है? सॉरी, यहां पर हमें जाना है। 2 माइनस का मतलब क्या होता है? बीच में कहीं 2 है। 2 से कम का मतलब जस्ट इधर के नंबर, इसको 2 से कम बोलेंगे, 2 से ज्यादा बोलेंगे। तो थोड़ा सा पहले का भी आंसर 0 है, थोड़ा सा बाद का भी आंसर 0 है, तो बीच पर भी वैल्यू कितनी आएगी? 0 ही आएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है उसको। समझ आ रही है कि नहीं? तो इसका ये मतलब है ना भाई कि लिमिट एग्जिस्ट है। जब दोनों चीजें इक्वल आ जाए तो हम बोलते हैं लिमिट जो है एग्जिस्ट है। और जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी मतलब कि इसका भी आंसर कितना आएगा? तो लिमिट x टेंस टू 2 पर भी फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन मतलब मॉड में x माइनस 2 इसकी वैल्यू भी 0 ही आएगी। इसको लिमिटिंग वैल्यू भी बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोलो या लिमिटिंग वैल्यू बोलो, बात एक ही चीज है। ठीक है, ये जो हमने लिखा था ना यहाँ पर कहीं, इस अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है इसको हम लिमिटिंग वैल्यू भी बोल सकते हैं। ओके, इसको हम क्या बोल सकते हैं? लिमिटिंग वैल्यू। इसे हम लिमिटिंग वैल्यू भी बोल सकते हैं। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन दे देता हूं आप लोग को, ताकि आप लोग ये प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इन प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू 3 प्लस लिख दिया, मतलब 3 से ज्यादा की वैल्यू, मतलब राइट हैंड लिमिट। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ 15 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9। दूसरा कैलकुलेट करना है लिमिट x टेंस टू 2, x टेंस टू 3 पर। सेम क्वेश्चन, ये 3 प्लस वाला था, ये सिर्फ 3 पर वैल्यू है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9। तीसरा लिमिट निकालनी है x टेंस टू -1 पर, मॉड में x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। फोर्थ निकालना है लिमिट x टेंस टू 5 -1, 5 के ऊपर माइनस लगा है, और यहाँ पर जो है 1/x
-5, यहाँ 4/x-5 दे देता हूं। ये चौथा नंबर का था। ये 5वां नंबर का क्वेश्चन है भाई, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ठीक है, 0 माइनस 2x² प्लस 3x अपॉन x प्लस 1, 6 लिमिट x टेंस टू 3 x² माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, 7। इन क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आप लोग बोलते हो ना प्रैक्टिस सर, क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए। लिमिट x टेंस टू x टेंस टू 1 x² माइनस 1 अपॉन x माइनस 8। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस x अपॉन x माइनस 1। नाइन लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 2x अपॉन x प्लस 1, ठीक है। और ये क्वेश्चन, इतने 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके लिमिट निकाल के चेक करके बता देना मुझे। एक और लास्ट क्वेश्चन दे देता हूं। लिमिट x टेंस टू 1 अंडर रूट में x² माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। देख लो, ये 10 क्वेश्चन है। कौन कौन से क्वेश्चन है भाई? पहला क्वेश्चन जो है सिर्फ 3 प्लस की वैल्यू निकाल, जिसमें 3 प्लस लिखा होगा ना, मतलब आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है, ठीक है। तो 3 प्लस का मतलब सिर्फ इसकी राइट हैंड लिमिट निकालनी है। यहाँ पर 3 लिखा है, मतलब आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों निकाल के चेक करना है। पहला काम जितना आएगा, फिर 3 पर सॉल्व नहीं करना है। जितना 3 लेफ्ट हैंड आया, जितना राइट हैंड आया, उतना ही इसकी वैल्यू भी हो जाती है, ठीक है। वैसे ही लेफ्ट x टेंस टू -1 पर निकालनी है इसका वैल्यू। यहाँ पर ऊपर में जो माइनस लिखा है वो बताता है लेफ्ट हैंड है, ये -1 लिखा है, मतलब -1 पॉइंट पर चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको 0 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड है, 3 मतलब ये, 1 मतलब आपको लेफ्ट और राइट दोनों निकालना है। ये 1 प्लस का मतलब सिर्फ राइट हैंड निकालना है, और ये 1 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड निकालना है, और ये 1 पर मतलब आपका लेफ्ट और राइट दोनों निकालना है, ठीक है। तो इसमें ये फॉर्मूला यूज होता है भाई, ये याद रख लेना। अक्सर जो जरूरत पड़ती है यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहे कि जो लिमिट x टेंस टू a के ऊपर माइनस fx, इसका मान लो आंसर, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड, मान लो इसका आंसर आया l, ठीक है। फिर आपने निकाला राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू a के ऊपर प्लस fx, इसका वैल्यू निकाला, इसका भी आंसर आ गया l। मतलब आपने देखा भाई लेफ्ट हैंड भी l आ रहा है और राइट हैंड भी l आ रहा है। इसका ये मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट होगी, और जब लिमिट एग्जिस्ट होगी तब आपको सॉल्व नहीं करना है, बस डायरेक्ट लिखना है कि भाई लिमिट x टेंस टू a पर भी, ठीक है, x टेंस टू a पर भी फंक्शन की वैल्यू l ही होगी। आपको l को विथआउट सॉल्व किए निकालना है। ये आया समझ में? देखो, लेफ्ट हैंड की वैल्यू, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। ये है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मान लो l आया, राइट हैंड लिमिट क्या आया? l आया।
ये दोनों सेम होना चाहिए, मतलब लिमिट एग्जिस्ट होगी तो फिर इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है, निकालना नहीं है, डायरेक्ट बोलना है कि इसका भी आंसर एल आएगा, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों निकाल के चेक किया है, दोनों की वैल्यू अगर सेम हो जाएगी तो उस केस में इसकी भी वैल्यू एल ही होगी। क्लियर है, समझ में आई बात? यस या नो जल्दी बताओ। यानी कि जिस क्वेश्चन में जैसे ये लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 पर, तो आपको डायरेक्ट 1 पर नहीं निकालना है, आपको लेफ्ट हैंड निकालना है, राइट हैंड निकालना है, दोनों अगर सेम आएगा तभी हम क्या बोलेंगे इसका भी आंसर। आप डायरेक्टली उतना ही बोल देना जितना लेफ्ट हैंड आया होगा और जितना राइट हैंड आया होगा। क्लियर है? तो इसी के साथ आज की क्लासेस को समाप्त करते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, जो आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, और सभी को समझ में आया नहीं आया यस या नो करके जल्दी से जवाब दीजिए कि हाँ भाई आज की क्लासेस जो है आप लोग को समझ आया कि लिमिट का कॉन्सेप्ट एकदम जो है क्लियर हो गया है। अगर लिमिट का कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को आगे बढ़ाएंगे। अभी लिमिट खत्म नहीं हुआ है बच्चों, ये मत समझना कि लिमिट आज की क्लास में खत्म हो गया, नहीं। ठीक है, इसके बाद आपका जो है पहले कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को भी साथ में समझेंगे, उसके बाद वापस पूरा इंडिटरमिनेंट फॉर्म में हम पूरा टोटली लिमिट को ही कवर करेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, अभी कर देता हूँ। लास्ट 9 का भी अपलोड नहीं हुआ है ना, 15 का लीनियर अलजेब्रा का भी जो है लेक्चर्स अपलोड नहीं हुए, उसको भी अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आज की क्लासेस आज की यहीं समाप्त करते हैं। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.